नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, डेट देख रहे होंगे, ये 5 अप्रैल का ये प्रैक्टिस सेट टेस्ट है। और अप्रैल का मैं पूरा इस मंथ में आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और आपका 2 प्रैक्टिस सेट ये कराने के बाद आपका 19 और 20 प्रैक्टिस सेट हुआ, मैं वो भी आप लोगों के लिए जल्द प्रोवाइड करूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि गरीबी तथा अर्थव्यवस्था का अल्प विकास दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि गरीबी तथा अर्थव्यवस्था का अल्प विकास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो पहला ऑप्शन है आपका कि एक देश गरीब इसलिए होता है क्योंकि देश में अल्प विकसित है। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है क्या कि एक देश अल्प विकसित इसलिए बना रहता है क्योंकि वह गरीब है। ये भी आपका सही है। गरीब तथा अल्प विकास दोनों में स्वयं बढ़ने तथा बढ़ाने का प्रवृत्ति होता है। ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। और देख रहे फ्रेंड्स, विनियम, उपभोग, निवेश, उत्पादन, ये आर्थिक क्रिया ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनियम, निवेश, उपभोग और उत्पादन। तो याद रखिएगा, उत्पादन क्या है, ये सबसे मुख्य जो होता है ना, सबसे मुख्य इसमें से क्या होता है, उत्पादन ही होता है। तो याद रखिएगा, सबसे मुख्य क्या है इसमें, तो उत्पादन होता है। यानी कि इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं को उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है, तो ये उत्पादन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विनियम जिसको हम लोग क्रय विक्रय कहते हैं, विनियम को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि बाजार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी वस्तु या साधन का अकेला विक्रेता तथा क्रेता मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग फ्रेंड्स द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। तो देखिए, क्रेता केवल ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए क्या कि वस्तु या साधन का अकेला विक्रेता या क्रेता, मतलब अकेला खरीदने वाला और अकेला बेचने वाला, उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। लेकिन क्रेता केवल 2 हो तो उसे द्वैधिकार कहते हैं, और क्रेता बहुत कम हो उसे अल्पाधिकार कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थीकेतर वस्तु का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, तो इसमें अर्थीकेतर जो वस्तु का जो उदाहरण है वो कौन है, तो वो है माता की सेवा। देखिए, अध्यापक की सेवा ना, ये आर्थिक वस्तु है। डॉक्टर का सेवा भी ये आर्थिक है, और बैंकर की सेवा ये क्या है, आर्थिक वस्तु है। मतलब क्या, इसमें आपको पैसा मिलता है या हम लोग पैसा उसमें देते हैं। लेकिन माता का सेवा ये आपका, इसमें क्या आप पैसा, मम्मी का सेवा करते हैं पैसा के लिए, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स। माँ बाप का सेवा करना हम लोगों का दायित्व बनता है और हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप का सेवा एकदम सही तरीके से करें। और आजकल जो होते हैं, जो भी होते हैं, जिनके माँ बाप के जो बेटे होते हैं, वो क्या होते हैं, कभी अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते। लेकिन फिर से ये करना चाहिए। देखिए, आप लाभ के पद से नहीं, अपने जो दैनिक जो जीवन है, जैसे आप सेवा सबको करते हैं, वैसे अपनी माँ बाप का भी सेवा करना चाहिए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के आकलन में देश की घरेलू सीमा से सम्मिलित होती है। तो क्या सम्मिलित होती है फ्रेंड्स, तो देखिए, इसमें आपका जो सम्मिलित होती है वो भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा और वायुमंडलीय सीमा, ये सब यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 ये सभी सम्मिलित होती है। अगला 6 नंबर की किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं। तो मौद्रिक जो सभी जो मौद्रिक मूल्य के योग को कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जी एनडीपी बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, एनडीपी इक्वल टू होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि किसी अर्थव्यवस्था का निर्धनता जाल की स्थिति में बने रहने का कारण निम्न में से कौन हो सकता है। तो देखिए, निम्न में से जो हो सकता है, लोगों को रोजगार से प्राप्त आय सामाजिक सुरक्षा योजना से प्राप्त राहत से कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। और याद रखिए फ्रेंड्स, रेगनर नरकसे ने गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछे हुए है कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत किसने दिया था, तो रेगनर नरकसे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 8 नंबर
8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि लिखा हुआ है कि भारत यानी कि स्वतंत्रता के बाद का राष्ट्रीय आय का अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले मतलब स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले नहीं, स्वतंत्रता से पहले तो इन्होंने नहीं किया था, याद रखिए। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1948-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। और राष्ट्रीय आय का अनुमान हेतु 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो ये भी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1949 में नहीं फ्रेंड्स, अपना पहला रिपोर्ट 1951 में पेश किया था और अंतिम रिपोर्ट फ्रेंड्स 1954 में पेश किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1954 में अंतिम किया था, 1951 में प्रथम किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी जो 1948-49, लेकिन अभी जो हम लोग राष्ट्रीय आय का जो आकलन करते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो आधार वर्ष है ना, ये याद रखिएगा 2011-12 है हमारा आय। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये तो स्वतंत्रता के बाद है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867 में प्रथम बार दादा भाई नौरोजी ने किया था और प्रति व्यक्ति जो आय था वो कितना था, तो 20 रुपया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय रखा था 20 रुपया और राष्ट्रीय आय था फ्रेंड्स 240 करोड़। राष्ट्रीय आय कितना था, 240 करोड़। कब, तो 1867 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए ये जब रिपोर्ट पेश हुआ था 1951 में और अंतिम रिपोर्ट पेश हुआ था 1954 में, तो इस समय भारत का राष्ट्रीय जो आय था वो 8,650 करोड़ था और प्रति व्यक्ति आय कितना था, 225 रुपया था, या 243 कहीं कहीं यहाँ पे लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। और याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दिया था ड्रेन का सिद्धांत। तो क्वेश्चन आता है कि ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। इस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 आपका सही है और तीसरा फ्रेंड्स आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि भारत, देखिए फ्रेंड्स, कि भारत जैसे विकासशील देश की जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप होगा। तो पिरामिड का स्वरूप होगा, पिरामिड का आधार बड़ा तथा ऊंचाई क्या होगा, तो कम होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 10 नंबर की आर्थिक विकास होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा क्या होती है, तो वृद्धि की अपेक्षा ये क्या होती है, अधिक होती है। अगर फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय बटा कुल जनसंख्या हम लोग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर की आर्थिक संसाधनों की विशेषता क्या है। तो देखिए यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, ये बिल्कुल सही है। यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में असीमित है, तो नहीं फ्रेंड्स ये असीमित नहीं है। इसके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, तो ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर के हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, MS स्वामीनाथन को। ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सही नहीं है, तो यह क्रांति देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, यह क्रांति क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर दिया है। तो फ्रेंड देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। यह जो हरित क्रांति है वो क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा दिया है, कमाया नहीं है। ठीक है। और ऑप्शन सी है कि इस क्रांति से छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ गया, ये सही है। और इसमें कुछ राज्यों की निर्धनता बढ़ी है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। और देखिए फ्रेंड्स हरित क्रांति अगर हम बात करते हैं तो 1966 से खरीफ फसल से आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति जो हुई थी ना, रबी, पता है ना कि खरीफ फसल होते हैं, एक रबी फसल होते हैं, तो खरीफ फसल से आई थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा गलत। अगला 13 नंबर के साधनों का विकास होने पर उत्पादन संभावनाओं वक्र ढाल में क्या परिवर्तन होगा, तो वक्र ढाल में क्या हो जाएगा कि दाईं ओर सरकना, ये इसके परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 14 नंबर कि देखिए 8 नहीं 8 है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे कम भारांश दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे कम भारांश किसे दिया गया है, तो देखिए सबसे कम भारांश दिया गया है उर्वरक उत्पादन को, और सबसे अधिक जो भारांश दिया गया है रिफाइनरी उत्पादन को सबसे अधिक भारांश दिया गया है। अब देखिए 8 मूल उद्योगों की बात करें तो विद्युत उत्पादन हो गया, सीमेंट उत्पादन हो गया, उर्वरक उत्पादन हो गया, कोयला उत्पादन हो गया, इस्पात हो गया, कच्चा पेट्रोलियम हो गया, रिफाइनरी हो गया, उत्पादन हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, तो 8 मूल उद्योगों के उत्पादन है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 15 नंबर की घटती सीमांत उपयोगिता का नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य हम लोग
संतुष्टि का आधारभूत नियम और आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में प्रत्येक 3 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है? तो बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड्स। भारत में जो कृषि जनगणना जो होती है प्रत्येक 5 वर्षों पर होती है, और कृषि जनगणना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर कि मांग के दृष्टिकोण से किस वस्तु के मामले में आय प्रभाव धनात्मक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सामान्य वस्तु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 80 नंबर कि बॉम्बे प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, बॉम्बे प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकरण पर बल देना, ऑप्शन ए आपका सही है। अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग का विकास होना, ये भी सही है। कृषि पुनर्संरचना पर होना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ये चौथा ऑप्शन काट दीजिएगा फ्रेंड्स, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए बॉम्बे प्लान जो है 1944-45, ये डेट याद रखिए। 1944-45 में क्या हुआ था कि बॉम्बे प्लान मुंबई में आया था। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कि मांग वक्र का ढलान वस्तु या सेवा की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है फ्रेंड्स, वो किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो ये विपरीत संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विपरीत संबंध। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या यह बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापार चक्र से संबंधित है? ये आपका बिल्कुल सही है। और चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। नहीं फ्रेंड्स, ये अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी प्रकृति की होती है। तो आपका जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही हो जाएगा केवल एक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। वह 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह परिस्थिति जहां मुद्रास्फीति आय को उच्च कर श्रेणी की ओर धकेलती है क्या कहलाती है? तो ये फ्रेंड्स जो कहलाती है वो राजकोषीय तलकर्षण कहलाती है। अगला आपका 22 नंबर कि मान लीजिए शादी के मौसम में देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपना बैंक खातों से आहरण यानी कि निकाल आहरण किया, जिस कारण से क्या होगा? तो जिस कारण से होगा कि मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि व्यापारिक बैंक किस प्रकार के साख का सृजन करते हैं? तो देखिए, अगर हम व्यापारिक बैंक की बात करें तो ये जो होता है ना, वो बैंक अपनी कुल जमा से अधिक राशि को उधार देकर ये अपनी साख का सृजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है 24 नंबर की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा बाजार को आरबीआई नियंत्रण करता है, बिल्कुल आपका सही है, आरबीआई। ऑप्शन 2 नंबर है कि पूंजी बाजार इनके शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। और बीमा बाजार को भारत सरकार नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, बीमा बाजार को जो नियंत्रित करता है IRDAI नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है फ्रेंड्स आपके आयकर से संबंधित है। देखिए, ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। उत्पाद कर, सेवा कर और बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। जो जीएसटी कर हो गया, ये सब क्या है? तो जीएसटी कर, ये भी जीएसटी कर। और आय कर क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, यहाँ से फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। तो हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये काजी नींबू जो है ना, वो असम का क्या बना है? तो राजकीय फल बना है। अगला 27 नंबर की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इस एरिना सवालेंके ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम देश अमेरिका है, आपको पता है। दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, और चौथा अपना देश भारत है, और 5वां बना है कौन? तो जापान बना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला कौन है प्रथम देश? तो ये अपना देश भारत है। और दूसरा देश क्या है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला? तो ये अमेरिका का एक प्राइवेट है, कंपनी है जो दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा है, दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिएगा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? तो देखिए, ये 2 व्यक्ति को नामित किया गया, एक गुलजार और दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। और पता है फ्रेंड्स कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये 1965 से दिया जाता है। ठीक है, और साहित्य का क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा एक क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो है आपके क्या है? तो एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 31 नंबर कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त किया है? तो चीता को सेवामुक्त कर दिया है। अगला आपका 32 नंबर की ओडीआई में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं वानिंदु एसरंगा, ये श्रीलंका के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि कितने खिलाड़ियों को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें ना, तो ये अवार्ड ना 1961 से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ठीक है, और ये अर्जुन अवार्ड में क्या होता है ना कि इसमें लगभग खिलाड़ी को 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट का एक खिलाड़ी है जिसको मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भारत के जो मोहम्मद शमी है उनको क्या हुआ कि अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार 2024 का। लेकिन टोटल जो लोग मिले अर्जुन अवार्ड वो 26 लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की बात की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो इनका नाम है दिशा नायक। 35 नंबर क्वेश्चन की गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसे मिला है ओपेन हाइमर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 36 नंबर की हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया ओलेग कोनोनेंको ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने अभी हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 37 नंबर क्वेश्चन की भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये बने लाल कृष्ण आडवाणी। अगला आपका 38 नंबर की वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अरुण हलधर, ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। 39 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवेरा कार्यक्रम जो शुरू किया गया ना वो हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया फ्रेंड्स, ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। अगला 41 नंबर कि किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया? तो ये ओडिशा के रेड आंट चटनी को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। 42 नंबर है क्या कि हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो थे ये गजल गायक थे पंकज उदास। अगला 43 नंबर कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है अपना राज्य बिहार। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश और पहला राज्य बना है अपना राज्य बिहार बना है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुवादिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया है। 46 नंबर है कि सदा तनसीक अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये जो हुआ है फ्रेंड्स वो सऊदी अरब के बीच में हुआ है सदा तनसीक अभ्यास। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है फ्रेंड्स आपको कंपाला में, यानी कि ये युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला में हुआ है। 48 नंबर की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 93। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 नहीं दिया गया है? तो देखिए पियरे ऑगस्टिनी को दिया गया है, फ्रैंक क्रॉज को दिया गया है, एनी एल हुइलियर को दिया गया, लेकिन ओलेक्सी एकिमोव को नहीं, इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की विजय हजारा ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन सा टीम बना है? तो देखिए हरियाणा जीत गया है राजस्थान को हरा के। तो ऑप्शन नंबर का बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले जो बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है और बिहार पुलिस का और बिहार एसएससी का, मैं सबका आपका ये ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का मैं प्रैक्टिस टेस्ट को परचेज करूँगा, मैं खुद से कर दूंगा, अच्छे से उसका डिटेल में देखूंगा, उसके बाद मैं इसको वीडियो को अच्छे से प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। आप विश्वास करके पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए, मैं आपको फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो प्लीज़ आप उससे भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।